और नेक्स्ट की होती है, ये मान लो पोल है, अगर मैं बात करूं हाइट एंड डिस्टेंस की, ये पोल है, यहाँ पर कोई तो एक ऑब्जर्वर है, ठीक है ना, कोई तो एक ऑब्जर्वर है और यहाँ से क्या कर रहा है, इसके टॉप को देखना चाह रहा है, ठीक है ना। तो ये एंगल इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना। और मान लो नेक्स्ट है, ऑब्जर्वर ऊपर बैठा हुआ पोल पे और वो बेस पर कोई तो पॉइंट देखना चाह रहा है, यहाँ पर कोई तो एक ऑब्जर्वर है, ठीक है ना। और वो क्या कर रहा है कि यहाँ से वो देखना शुरू कर रहा है, यहाँ से वो देखना शुरू कर रहा है, तो इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, ये θ2 है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना। अगर वो नीचे देख रहा है तो डिप्रेस हो रहा है, ठीक है ना। अगर वो नीचे देख रहा है तो डिप्रेस हो रहा है और ऊपर देख रहा है तो एलिवेट हो रहा है, ठीक है ना। इतना आपको इस तरीके से याद रखना है। बात बाकी सिंपली जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उसका इस्तेमाल करके आपको हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। क्लियर होगा। तो चलो भाई देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस गिवन है यहाँ पर, उसके बारे में चर्चा की जाए। हाँ, तो जैसे कि यहाँ पर गिवन है, मैं लास्ट से शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोल रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 3/2, then you have to find the value of sin theta into cos theta is equal to क्वेश्चन मार्क। इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे, हमें पता है कि sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे और हमें क्या चाहिए, sin थीटा इनटू cos थीटा। वो कैसे मिलता है, जब दोनों का स्क्वायर हो, यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर तो 2ab मिल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हमारा कितना हो जाता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 9/4। और ये कितना हो जाएगा, मिलके 1 हो जाएगा, तो 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 9/4, ठीक है ना। और ये 1 कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा 9 - 4 मतलब 5/4। तो ये आपका हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 5/4। तो ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8, ठीक है ना, 5/8। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर देखो 59 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 59 में बोल रहा है, a storm broke a tree and the tree top rested ये मीटर 13√6 meter from the base of the tree making an angle 45 with horizontal, find the height of the tree, ठीक है ना। मान लो क्या था बेटा, एक ट्री था और ट्री क्या हुआ कि ये यहाँ पे खड़ा हुआ था, ये बेस था
ठीक है ना। यहाँ से हवा चली, तेज हवा आई, और तेज हवा की वजह से क्या हुआ, ये पेड़ टूट गया। मान लो पेड़ यहाँ से टूट गया ऐसे करके, है ना। पेड़ टूटने के बाद में हुआ क्या कि ये पेड़ ऐसे गिर गया, ये ऐसे गिर जाएगा ना, नीचे आ जाएगा, तो ये पेड़ ऐसे गिर जाएगा। तो ये बोल रहा है कि एंगल कितना बना रहा है बेटा, ये एंगल 45 बना रहा है। तो ये अगर 90 है तो बेटा ये भी एंगल कितना बनाएगा, 45 बनाएगा। ठीक है ना, ये भी एंगल 45 बनाएगा। और क्या बोल रहा है कि यहाँ पर a stone broke a tree and the tree top rested ये from the base। 3 top से क्या बोल रहा है, rested 13, ये आपको बोल रहा है 13.13√6 मेकिंग एंगल ये। देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है ना, हाइट ऑफ द ट्री तो कैसे निकालेंगे भाई साहब, यहाँ पर लगा दो साइन थीटा, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना, तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा, साइन 45 एक्चुअली। ठीक है ना, तो साइन 45 कितना हो जाएगा, साइन 45 हो जाएगा आपका p डिवाइड बाई हाइपोटेनस 13√6। तो यहाँ से p इक्वल टू हो जाएगा 13√6 इनटू साइन 45 1/√2, या फिर p इक्वल टू ये आ जाएगा 13√3, ये इतना आ जाएगा 13√3। तो इसकी लेंथ आ गई 13√3। ठीक है ना, 13√3 आ गया। तो बोल रहा है कि हाइट ऑफ द ट्री कितना होगा, यानी कि हाइट ऑफ ट्री कितना हो जाएगा, ये जो गिरा हुआ हिस्सा है और जो खड़ा हुआ हिस्सा है, इसी को अगर सम अप कर देंगे तो ये हाइट हो जाएगा ना, पूरी की पूरी हाइट। तो ये हाइट हमने कितनी निकाली, ये आ गई 13√3, और ये वाली हाइट आपको गिवन थी यहाँ से यहाँ तक, ये हाइट कितनी है 13√6। तो इन दोनों का सम कर दोगे तो क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ ट्री आ जाएगा। तो हाइट ऑफ ट्री कितना आ जाएगा भाई साहब, ये आ जाएगा 13√6 प्लस 13√3, 13√6 प्लस 13√3। यहाँ से देखो कॉमन भी मांग रहा है, कॉमन कितना आ जाएगा 13√3 बाहर आ जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर √2 बचेगा प्लस 1 बचेगा। क्या वो ऑप्शन में नहीं होगा, 13√3 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 13√6, ऑप्शन तो ये आना चाहिए। Sin 45 is equal to 13√6 divided by hypotenuse. So hypotenuse is equal to 13√6 divided by 1/2, तो h इक्वल टू आ जाएगा 13√4 है, 13 हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। तो हाइट कितना हो जाएगा p प्लस
हाइपोटेनस। तो P यहाँ पर है 13√6 प्लस और ये है आपका 13√12 है। तो अब मैं यहाँ से अगर 13√3 बाहर निकालूं तो यहाँ पर बचेगा √2 प्लस यहाँ पर बचेगा √4। तो ये हो जाएगा 13 ये आ जाएगा √2 + 2। हाँ ये क्वेश्चन ठीक है ना, √2 + 2। यहाँ पर एक्चुअली क्या गिवन था, ये जो हाइट गिवन था ये 13√6, तो एक्चुअली ये गिवन था, ये गिवन था ठीक है ना, बेस से लेके उसका जो टॉप जितना टॉप बच गया वहां तक की हाइट गिवन थी आपको 13√6 ठीक है ना। तो ऑप्शन सेकंड नंबर, ओके, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन नंबर 57 है, देखो क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट O है जो AC को बाइसेक्ट कर रहा है ठीक है ना। यहाँ पर एक पोल है जिसकी हाइट है H1, यहाँ पर एक पोल है जिसकी हाइट है H2 और यहाँ से कुछ तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है ठीक है ना, और ये इक्वल है, ये मान लो x है तो ये भी x है ठीक है ना, ये आपको इतना गिवन है। तो बोल रहा है कि H1 और H2 का फाइंड द रेशियो ऑफ H1 टू, क्या लिखा है, रेशियो ऑन लिखा है, रेशियो ऑफ है वो ठीक है ना, रेशियो n क्यों लिख दिया वहां पर, H1 डिवाइड बाय H2 पूछ रहे हैं, H1 डिवाइड बाय H2 आपसे पूछ रहा है ठीक है ना। एक बात बताओ, हमें पता है कि इसमें और इसमें रिलेशन जो आपकी गिवन क्वांटिटी और जो पूछी हुई क्वांटिटी में क्या रिलेशन होता है, tan थीटा इक्वल टू P डिवाइड बाय B। तो यहाँ पर tan कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, tan 30 इक्वल टू H1 डिवाइड बाय x ठीक है ना। tan 30 होता है 1/√3 इक्वल टू H1 डिवाइड बाय x ठीक है ना। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 1। नेक्स्ट अगर इधर से देखें तो इधर से कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा tan 60 इक्वल टू H2 डिवाइड बाय x, यहाँ से आ जाएगा √3 इक्वल टू H2 डिवाइड बाय x। इक्वेशन सेकंड क्या करना है, इक्वेशन 1 से इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर देना है, तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड कितना मिलेगा, 1/√3 इनटू √3 इक्वल टू H1 डिवाइड बाय x डिवाइड बाय H2 डिवाइड बाय x। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, H1 डिवाइड बाय H2 इक्वल टू 1/3, कितना आ जाएगा 1/3। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। बेटा आवाज तो आई ना मेरी क्लियर, यस सर। ओके क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, देखो क्वेश्चन बहुत यस सर। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल होते हैं, बस आपको बस बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, अगर बेसिक चीजें पता है तो क्वेश्चन आपके हो ही जाएंगे, सॉल्व हो ही जाएंगे ठीक है ना। बेसिक आपको पता होना चाहिए, बेसिक में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अभी तक मैथ में जितने भी क्वेश्चन किए हैं शायद कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला है जो क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन इसको बोला जाए ठीक है ना, इजी क्वेश्चन ही आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 55, अ पोल ऑफ हाइट 6 मीटर, एक पोल है जिसकी हाइट है 6 मीटर, कास्ट अ शैडो, जाहिर सी बात है यहाँ पर मान लो सूरज महाराज है, ठीक है ना, तो यहाँ से रोशनी दे रहे हैं, तो शैडो यहाँ पर बनेगी, मान लो ये क्या बन गई, ये उस पोल की शैडो बन गई, ये उसकी शैडो बन गई, ठीक है ना। और बोल रहा है कि शैडो की जो लेंथ है वो गिवन है आपको, कास्ट शैडो ऑफ 2√3 मीटर ऑन द ग्राउंड, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू दिस सन, तो ये पूछा गया एंगल ऑफ एलिवेशन, तो भाई साहब देखो बेस और परपेंडिकुलर गिवन है आपको, थीटा पूछा गया, तो कौन सा लगाएंगे रेशियो यहाँ पर, tan थीटा, है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा मान लो थीटा है एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू p डिवाइड बाय h, सॉरी p डिवाइड बाय b इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 2√3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 3 डिवाइड बाय √3, या फिर स्क्वायर से बोल दो, √3 मल्टीप्लाइड √3 डिवाइड बाय √3, एक से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा √3, ठीक है ना, और √3 एक बार बताओ यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू √3, तो यहाँ से tan थीटा कितना हो जाएगा, √3 को क्या लिखते हैं हम, tan 60, तो थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री, थीटा आ जाएगा आपका 60 डिग्री। क्लियर हुआ, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन और 52 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 52, में क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल आपको गिवन है, और ट्रायंगल में ये आपको गिवन है √30, और ये आपको दे रहा है 30, तो ये 30 तो कितना हो जाएगा 60, क्योंकि 90 है, तो यहाँ से बेटा आप सब कुछ निकाल सकते हैं जो भी आपको पूछा गया है, क्या पूछा गया, दी वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा माइनस सेक थीटा, नहीं है बेटा 60 है ना, हाँ 60, ठीक है ना, ये पूछा गया आपसे, ये आपसे पूछा गया है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 1/, देखो वैसे आपको वैल्यू तो सारी, ये जो टेबल की वैल्यू होती है आपको सारी की सारी पता होनी चाहिए, पर अगर आप कहीं भी धोखे में सेक और कोसेक की वैल्यू भूल गए तो आप इनको साइन और कॉस में कन्वर्ट करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना, थोड़ा आसान होता है, लेकिन आपको दोनों तरीके से आना चाहिए। इसको क्या लिखेंगे हम, साइन 60 माइनस 1/cos60, इसकी वैल्यू पूछी गई है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो आप देखो बेटा क्या निकाल सकते हैं, ये आपको गिवन है, ठीक है ना, तो ये 60 है, तो बेस और अगर ये वाला एंगल कंसीडर करें तो ये बेस बन जाएगा, और ये हाइपोटेनस है, तो यहाँ से cos 60 कितना आ जाएगा, cos 60 आपका आ जाएगा cos 60 आपका कितना आ जाएगा, ये नाम दे दो, ये मान लो b है और ये मान लो p है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा p डिवाइड बाय, और फिर यार क्यों करना है ये सब, हमें ये सब क्यों करना है, नहीं हाँ करना तो है, क्योंकि यहाँ पर लेंथ अलग अलग गिवन है ना, लेंथ आपको अलग अलग गिवन है, √13 गिवन है, ठीक है ना, फिर भी चलो कुछ भी गिवन क्या फर्क पड़ता है, वैल्यू तो वही मिलेगी ना, sin 60 1/√3/2 इक्वल टू माइनस
1/2 ये हो जाएगा 2/√3 -2। और कोई ऑप्शन माइनस कॉस वैल्यू तो हो जानी चाहिए, उससे क्या पड़ता। cos 60 इक्वल टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज √13, ठीक है ना। और यहाँ से sin 13 निकालेंगे तो sin 60 ये आपका आ जाएगा p डिवाइड बाय √13। यहाँ से आपका cosec 60 इक्वल टू √13 डिवाइड बाय b cosec 60 इक्वल टू √3 डिवाइड बाय p, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा cosec 60 √3 बाय p माइनस √13 डिवाइड बाय p। तो यहाँ से हो जाएगा आपका √13 को बाहर ले लिया तो ये बचेगा 1/p माइनस 1/p। तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। हम क्यों कर रहे हैं इतना सब कुछ, आंसर तो कल ही रखा है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर बेटा क्या, और आप कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए फालतू की इन्फॉर्मेशन चीजें दे रखी है, आप कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये वैल्यू क्या हो रही है, आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है कि आपको 60 टेबल में आपको 60 की वैल्यू आती है क्या। अगर आपको टेबल 60 की वैल्यू आती है तो वही सीधा सीधा आपसे पूछा गया तो क्यों वहां पर माथा बच्ची करेंगे ना, ठीक है ना। तो मैं वहां से कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा यहाँ से देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है, cosec 60 की वैल्यू कितनी होती है, cosec 60 कितना होता है, sin का उल्टा है तो sin 60 कितना होता है √3/2, तो हो जाएगा √3/2 का मतलब 2/√3, ठीक है ना। माइनस sec 60 कितना होता है, cos का उल्टा है, cos 60 कितना होता है हाफ होता है, तो sec कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 बाहर निकाल लो 1/√3 माइनस 1। वही हम बोल रहा था, सोच रहा था कि ऑप्शन मैच क्यों नहीं कर रहा, पर हमने ऑप्शन को सही से ध्यान से देखा नहीं, ठीक है ना। ऑप्शन में 2 को कॉमन ले लिया था, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। हमें ये सब फालतू में ध्यान नहीं रखना है, ठीक है ना, क्योंकि हमें वैल्यू ऑलरेडी आती है। चलो भाई अब बात कर ले थोड़ी सी मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन में देखो मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके बनते हैं वो बनते हैं रिकास्ट पर, कोई भी एक होगा क्यूब होगा उसको मेल्ट कर दिया जाएगा, स्फीयर बना दिया जाएगा, ठीक है ना। या फिर कोई कोन होगा, कोन को मेल्ट कर दिया जाएगा और वहां से स्फीयर बना दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक बात बताओ, एक्चुअली होता क्या है कि वॉल्यूम इज द क्वांटिटी, क्या होता है वॉल्यूम इज द क्वांटिटी। आप अब कोई भी मान लो एक कोई ऐसा मैटर लीजिएगा जो कि जैसे कि मैं बोलूं क्या बोलूं मैं, मान लो कोई वो है मोम, जानते हो मोम जिससे स्टैचू वगैरह बनते हैं, स्टैचू वगैरह बनते हैं, ठीक है ना। वो जो मोम होता है जिससे स्टैचू बनता है, आप उसको सेम क्वांटिटी मान लो, आप उसको 1 किलोग्राम वो क्वांटिटी लीजिएगा।
आप उसका कोई भी शेप दीजिएगा, उसी में आप उसमें से कोई भी मटेरियल हटाइए मत, फिर उसको आप कोई भी शेप दीजिएगा। एक बात बताइए, उसको वेट करेंगे तो आपको 1 kg ही मिलेगा ना, उसका वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, उसका वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। आप क्या करें, एक बड़ा सा उसका स्फीयर बना दो 1 kg का, ठीक है ना उसका, और उसी 1 kg का छोटे 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 स्फीयर बना दो उसी 1 kg में। तो जो छोटे छोटे स्फीयर बनाएंगे तो स्फीयर, नंबर ऑफ स्फीयर्स आपके बढ़ जाएंगे ना, क्योंकि आपने छोटे छोटे स्फीयर बना दिए। लेकिन जो बड़ा वाला है और छोटे, सारे के सारे छोटे वाले का, उनकी जो क्वांटिटी है वो तो सेम रहेगी ना, 1 kg एंड 1 kg। यानी क्या हो रहा है कि उनकी क्वांटिटी चेंज नहीं होती है। मेल्ट करने के बाद में किसी दूसरा उसको शेप दे दिया गया तो क्या फर्क पड़ता है, उसके अगर शेप ही तो दूसरा मिला है ना, उसको शेप ही तो दूसरा मिला है, और शेप के हिसाब से फॉर्मूला बदल जाता है वॉल्यूम का। लेकिन मैं अगर वैल्यू ऑफ क्वांटिटी की बात करूं तो वो तो चेंज नहीं होगा, वैल्यू ऑफ क्वांटिटी वो तो चेंज अनचेंज रहेगा ना, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम रहेगा। लेकिन होता क्या है, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। मान लो ये हमारे पास है, ये हमारे पास में है, ठीक है ना। हमने क्या किया, या फिर ऐसे मान लो कि ये हमारे पास क्या एक सिलेंडर है, सिलेंडर को हम दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, दो पार्ट में ब्रेक किया तो ये मान लो सिलेंडर है जुड़ा हुआ, ठीक है ना, ये मैंने ऐसे जोड़ दिया है, ये इसको कैप को ऐसे जोड़ दिया है। तो अगर मान लो इसकी क्वांटिटी 1 kg है, तो मैं अगर इसको दो पीस में ब्रेक कर दूं तो अभी भी दोनों को अगर हम सम करते हैं, वॉल्यूम ऑफ दिस और वॉल्यूम ऑफ दिस, ठीक है ना, एक्चुअली केजी में नहीं, वॉल्यूम को मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब में देखते हैं, ठीक है ना। तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, दोनों के वॉल्यूम का सम कर देंगे तो वॉल्यूम वही रहने वाला, लेकिन सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि अगर अभी ये था, ये सिलेंडर था, मैंने इसको दो हिस्सों में कट कर दिया, कट करने के बाद भी देखो ये दो नए फेस, एक फेस ये और एक फेस ये, दो नए फेस ओपन हो रहे हैं ना, आप देख सकते हैं ना यहाँ पर। अगर मैंने इसको इस तरीके से किया है, ठीक है ना, तो अभी ये पूरा मान लो सिलेंडर है, सिलेंडर को हमने यहाँ से कट कर दिया, तो कट करने के बाद में क्या होगा, यहाँ से देखो ब्रेक हो गया, तो एक ब्रेक करने पर एक तो ये हमारा नया फेस ओपन हो गया और एक इसका ही नया फेस ओपन हो गया। तो क्या होता है इस तरीके से कि आप अगर किसी भी पार्ट को किसी भी सॉलिड को आप उनके पीसेस करते हैं तो उनकी क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया जो आपका पहले था उसके कंपेयर में सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जैसे कि एक क्यूब है, क्यूब के आप 5-6 हिस्से कर देंगे ना, तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, सभी को अगर सम कर देंगे तो वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, लेकिन सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि इस कट करने के बाद में कुछ नए फेस ओपन हो जाते हैं। तो आपको सरफेस एरिया में क्या होता है, वो वाले फेसेस का एरिया जिनको आप देख सकते हैं, वो फेसेस का एरिया जिनको आप देख सकते हैं। तो आपने अगर क्यूब को कट किया तो जाहिर सी बात है आपको नए फेस दिखने शुरू हो जाएंगे, तो उनको भी तो एरिया आप सम करना पड़ेगा ना, उनका एरिया भी तो सम करना पड़ेगा ना। तो क्वेश्चन जो आपको आपके बनते हैं, मैक्सिमम बनते हैं रिकास्ट पर, ठीक है ना, रिकास्ट पर बनते हैं, कुछ क्वेश्चन बनते हैं सरफेस एरिया पर, ठीक है ना। तो फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, सारे के सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, और ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे कि देखो रिकास्ट पे क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, द डायमीटर ऑफ मेटालिक स्फीयर इज ये कोई मेटालिक स्फीयर है, ठीक है ना, ये मार्कर हमारा खराब है, ये क्या बोल रहा है, एक तो कोई मेटालिक स्फीयर है, उस स्फीयर को मेल्ट कर दिया गया, और मेल्ट करने के बाद में रिकास्ट किया गया, और रिकास्ट करके क्या बनाया गया, उसको तो वायर का रूप दे दिया गया, तो वायर बना दिया गया, मानो ये वायर है ऐसा, ठीक है ना, क्या कर दिया, वायर बना दिया गया। तो वायर करने में जाहिर सी बात है कि वायर कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, वायर कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। अब आगे वो क्या बोल रहा है, the diameter of metallic sphere is 6, तो इसकी रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर, was melted to make a wire of diameter 4 mm। अगर डायमीटर 4 mm है तो रेडियस मतलब 2 mm, 2 mm। तो यहाँ पर अगर हम रेडियस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे ना, तो कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, r इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक काम करो, ये जो हमने इसको मेल्ट किया और हमने मेल्ट करने के बाद जो रिकास्ट किया, इसको वायर बना दिया, कि तो वॉल्यूम चेंज होगा क्या, वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर
इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये पतला सा सिलेंडर जो बन गया ये आपका वॉल्यूम तो सेम रहने वाला है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें पता होना चाहिए कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर इसका कितना है भाई 3 है, उसका क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाई आर स्क्वायर इनटू एच। पाई आर कितना है 0.2 या फिर 0.2 को आप 2/10 लिखो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। पाई आर स्क्वायर इनटू एच, एच आपसे पूछा गया है, एच आपसे पूछा गया है तो यहां से भाई साहब देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा यहां से एक 3 से एक 3 ओके ये क्या बचेगा 9 बचेगा। तो 4 into 9 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, है ना। 36 इक्वल टू कितना बचेगा 4 डिवाइड बाई 100 इंटू एच। तो यहां से क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 36 इक्वल टू ये कैंसिल हो जाएगा 1/25 1/25 इंटू एच। तो एच इक्वल टू 36 इंटू 25 ये आपका आ जाएगा हाइट, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा हाइट ऑफ द वायर आ जाएगा। और इसकी यूनिट क्या रहने वाली है सेंटीमीटर, क्योंकि हमने क्या किया सभी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया था। तो आप ये भी ध्यान रखना कि आपको यूनिट आप चाहे तो मीटर मिले या फिर सेंटीमीटर मिले या फिर मिलीमीटर मिले, जो भी यूनिट ली है हर जगह यूनिट वही होनी चाहिए, वो हर जगह यूनिट वही होनी चाहिए। क्लियर हुआ क्या। देखो क्वेश्चन नंबर 56 कुछ ऐसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या बोल रहा है द हाइट ऑफ अ कोन, द हाइट ऑफ अ कोन आपको गिवन है कितना गिवन है 9, ये आपकी हाइट गिवन है 9 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द बेस आर आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर एंड द कोन इज मेल्टेड। कोन को क्या कर दिया गया मेल्ट कर दिया गया। तो मेल्ट जैसे किया हमें पता होना चाहिए कि वॉल्यूम तो चेंज नहीं होने वाला है। मेल्ट करने के बाद में क्या बना दिया गया मेल्टेड एंड अ क्यूबॉइड इज फॉर्म, क्या बना दिया गया एक क्यूबॉइड फॉर्म कर दिया गया। जाहिर सी बात है अगर क्यूबॉइड बनेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। क्यूबॉइड बनाया हमने कुछ इस तरीके से, है ना, ये ऐसा बनेगा। तो इसमें कुछ एल भी होगा कुछ हाइट भी होगा कुछ बी भी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है the cone is melted and cuboid is formed, the length of the base of the cuboid, लेंथ कितना है बेटा l आपको गिवन है 11, ठीक है ना। और क्या गिवन है ब्रेथ, ब्रेथ भी गिवन है भाई, b आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर। फाइनली हाइट, अरे तो क्या फर्क पड़ता है हाइट पूछा गया है तो हम क्या बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए सारे के सारे। कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर कितना है 9 आर स्क्वायर इनटू एच कितना है नहीं ये था 7 पाई आर 7 इनटू 9 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है एलबीएच 11 इनटू 6 इनटू एच हमसे पूछा गया, ठीक है ना। तो यहां से वही सिंपलीफाई कर लो, यहां से कैंसिल हो गई 3 बचेगा और ये बचेगा 3 इनटू 22/7 इनटू 7 इनटू 7, ठीक है ना, इक्वल टू ये आ जाएगा 66 इक्वल टू h, ठीक है ना। इसको ऐसे रहने दो 11 इनटू 6 ही रहने दो ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। तो 1 7 से कैंसिल हो जाएगा, यहां पर देखो 11 2 जा ये हो जाएगा 6 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा h इक्वल टू आई थिंक 7 बचेगा ना, h इक्वल टू 7 बचेगा, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो हमारा टाइम भी ओवर हो गया है फिलहाल, ठीक है ना, 5 बज चुके हैं और अभी आपकी केमिस्ट्री की क्लास है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू गाइस।